हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी कोई अच्छे होंगे। तो जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग का जो है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट इसके ओवर कर चुके हैं। और अब जो है आज का जो पार्ट है थर्ड है, जिसमें से कि प्रीवियस जो क्लासेस थे उसमें जो बेसिक जो जो टर्म्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लाइक करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये सब जो है तमाम तरह की जितनी भी बातें हैं उन चीजों को हम लोगों ने समझा था। और फिर सेकंड क्लास जो था उसमें सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन जो होता है या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है आपका रजिस्टर या फिर कैपेसिटर्स, इन चीजों के बारे में हम लोग डीपली समझा था। साथ ही साथ जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किए थे, जो कि आपके जितने भी लाइक महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपके अच्छे अच्छे जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सब क्वेश्चन प्रायः जो है क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जैसे आपका जो मैं इस पर जो सेकंड पार्ट जो मेरा था, सेकंड वीडियो जो था इसका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें जो आपको सीरीज और पैरेलल का जो क्वेश्चन सब कराया था उसमें 1-2 क्वेश्चन में बोला था कि आप लोग को यदि कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उस अगले वीडियो में उन चीजों को सॉल्व आउट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि नहीं सर, सारा कुछ हम लोग का क्लियर हो चुका है। तो आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज जो है आगे जो है पार्ट थर्ड, इसमें हम लोग देखेंगे कि आज का जो हम लोग का मुख्य जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक करंट्स के टाइप्स पे रहेगा, जो कि क्या होता है, प्रायः एसी और डीसी होता है, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। और हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर बाकी इस पे जो बहुत सारे आज न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करेंगे। तो बेसिकली पढ़ना सिर्फ नहीं होना चाहिए, एक साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। और मैं अपना जो 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 ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, वीडियो लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट किया हूँ, इसमें आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो मैं बताऊंगा उसमें आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा साथ ही साथ कंसेप्ट भी बिल्ड आपका कराऊंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि थ्योरी भी आपका लगे हाथ हो जा रहा है। तो आप लोग को मतलब हमको नहीं लगता है कि और कुछ इसके अलावे रह जाता है चीजों को करने के लिए, क्योंकि आप जब एक बार आप चीजों को समझ गए, थ्योरी आप कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए, आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व आउट कर ही रहे हैं, फिर और क्या है। आप चीजों को जब समझ जाते हैं एक बार, तो आप फिर मान लिया जाए जितना मैं क्वेश्चन कराया उसके अलावे भी और सब क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के लाइए, उन सबको क्वेश्चन कीजिए, कुछ प्रॉब्लम होता है मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। तो चलिए अब इन चीजों को यहीं पे स्टॉप करते हैं और जो है मैं अब आगे जो है इस चीजों को आगे डील करता हूँ। देखिए, तो देखिए हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में जो है क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर उन्हीं चीजों को रिपीट करना सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बच्चे जो कंटिन्यू जो क्लास कर रहे हैं उनके लिए फिर वो टाइम किलिंग होगा। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली जो होता है 2 प्रकार का करंट होता है। पहला होता है डीसी करंट, ओके, जिसको कि डायरेक्ट करंट कहा जाता है। ओके, फुल फॉर्म क्या हुआ, डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा क्या हिंदी में होता है, इसका दिष्ट धारा कहा जाता है। देखिए, ये एक ऐसी विद्युत धारा होता है, ठीक है, एक ऐसी विद्युत धारा होती है जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहता है। ठीक है, धारा का जो वैल्यू होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको यहां समझाऊं थोड़ा, तो देखिए, ये जो हमारा एक्सिस कौन सा एक्सिस कहलाता है, ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। वाई एक्सिस में मैंने समय को ले लिया, टाइम को ले लिया है। और ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और एक्स पे मैंने जो है किसको ले लिया है, आई को ले लिया। आई का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब करंट को मैंने इसमें ले लिया है, धारा को ले लिया है इस वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे समय को ले लिया। अब आप ग्राफ पे थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए कि जैसे मैं बात करूं इस पॉइंट पे, ओके, इस पॉइंट पे मैं बात करूं, इसको क्लियरली मैं आपको दिखाता हूं। पहले इसको जो है मैं यहां पे बना के ही आपको दिखा देता हूं प्रॉपर वे में। तो देखिए, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ओके, यहां जो है ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये ओरिजिन कहलाता है, ओ। ठीक है, ओ कहलाता है। अब इसमें मैंने करंट को लिया है आई को, और इस एक्सिस में लिया है टी को। मैं क्या बताया कि डीसी करंट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखिए मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सब वैल्यू जो है समय का वैल्यू है। मान लिया जाए ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, इस तरह से समय का ये है इंटरवल्स है।
यहाँ पे बात करें हम लोग, ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ठीक है, ये 1 2 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब 0 टाइम पे 0 सेकंड में जब था टाइम, तो उस टाइम में जो करंट का वैल्यू था, करंट भी क्या था, 0 ही था, करंट भी क्या था, 0 ही था। लेकिन जो ही यहाँ पे हम 1 पे पहुंचे, 1 सेकंड में पहुंचे, तो क्या देखे, करंट जो है मेरा कितना है, 3 एम्पियर है। लेकिन जब 2 सेकंड में भी पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, 3 एम्पियर ही है। 3 सेकंड में भी क्या देख रहे हैं हम लोग, 3 एम्पियर ही है। 4 सेकंड में भी क्या है, 3 एम्पियर ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समय के साथ जो है इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है। तो ये जो करंट हुआ, ये कौन सा करंट हुआ, ये करंट हुआ डायरेक्ट करंट हुआ, समझ में आया, डायरेक्ट करंट इसको हम लोग कहते हैं। आइए अब इन पार्ट्स को थोड़ा मिटा दूं और फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसका यूजेस देखते हैं क्या होता है। तो मेरे समझ से ये जो करंट होता है, डीसी करंट, ये समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। आइए अब देखिए, ये कहाँ से पहले इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो बात करेंगे कहाँ से, उत्पत्ति तो हो जाएगा सेल से। जो जितने भी आपके सेल्स होते हैं, जितने भी बैटरी होती हैं, ठीक है, उन या फिर जनरेटर होता है, वो सभी जितने भी हैं, सभी डीसी करंट, डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है। ओके, बात करें उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे कि आपका जो चांदी के ऊपर जो सोने का जो परत चढ़ाया जाता है, लेयरिंग जो चढ़ाया जाता है, वो क्या हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ, ठीक है। वो डीसी करंट सप्लाई दे करके हम लोग उस प्लेट इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम करते हैं। आर्क वेल्डिंग क्या होता है, आप लोग देखे होंगे आजकल जो फैब्रिकेशन सबका जो शॉप सब में देखे होंगे कि वो लोग सिंपली जो है लाइन से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक छोटा सा रख लिया है और उससे ही वो लोग काम कर रहा है ना। तो वो सब क्या है, आर्क वेल्डिंग। तो वहां पे भी क्या किया जाता है, ये इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब डायरेक्ट करंट का यूज लिया जाता है। ओके, बैटरी चार्जिंग, अब आप लोग फोन पे क्या कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, है ना। तो फोन में जो है सर्किट्स की बात करें तो सर्किट क्या चीज पे ऑपरेट करता है, सर्किट आपका डीसी करंट्स पे ऑपरेट करता है। अब डीसी सप्लाई कहाँ से मिलता है, सर्किट्स में अंदर के जो बोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, उन सब में सप्लाई कहाँ से मिलता है, तो अंदर इनबिल्ट बैटरी होती है। आजकल के फोन में, पहले के फोन में रिमूव भी आप कर सकते थे बैटरी, लेकिन अभी क्या है, अंदर ही रहता है बैटरी। तो बैटरी को तो चार्ज करना पड़ेगा, तो चार्ज कैसे कीजिएगा आप, उसको चार्ज करने के लिए आपको चार्जर चाहिए। ओके, तो जो चार्जर है वो सप्लाई तो लेता है एसी, ठीक है, लेकिन उसको कन्वर्ट करता है, अंदर भी उस जो चार्जर है उसके अंदर एक सर्किट रहता है, उसके अंदर एक बोर्ड रहता है जिसका काम क्या है, एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देना। ओके, अब डीसी जो है आपके फोन में गया, डीसी सप्लाई आपके फोन में गया और आपके बैटरी को चार्ज किया, ठीक है। यदि अच्छा, अब पावर बैंक जो होता है, पावर बैंक में कोई सर्किट का जरूरत नहीं पड़ता है, क्यों, पावर बैंक जब एक बार चार्ज किया हुआ रहता है, उससे आप देखिएगा डायरेक्ट आप पिन घुसाते हैं अपने फोन में तो आपका फोन चार्ज हो जाता है। क्यों, क्योंकि डीसी स्टोरेज है, आपका जो पावर बैंक होता है वो डीसी स्टोरेज होता है। तो डीसी से हम डायरेक्ट डीसी में अपना चार्ज कर लिए, वहां पे हमको कोई कन्वर्सन का जरूरत नहीं पड़ा, एसी टू डीसी करना नहीं पड़ा हमको। चार्जर का काम क्या होता है, चार्जर का काम होता है जैसे कि मान लीजिए आपका फोन का बैटरी का 5 वोल्ट उसको रिक्वायरमेंट है या 3.7 वोल्ट उसको रिक्वायर्ड है वो उसको, तो आपका चार्जर क्या करेगा, एसी सप्लाई जो 220 वोल्ट है उसको पहले तो आप उसको क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट करंट पे उसको कन्वर्ट करेगा और देन उसका वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, कितना तक, तो 5 वोल्ट तक उसको डिक्रीज करेगा और फिर आपके जो पिन है या फिर आपका जो फोन है वहां तक वो सप्लाई देगा, आपका बैटरी फिर चार्ज होगा, बस यही है। और फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में इत्यादि, तो मैं बताया कि जितने भी लगभग जितने भी उपकरण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक है, एलईडी हो, टीवी हो, ठीक है, ये सब जितने भी पार्ट्स हैं सभी, चाहे आप खोल के देख लीजिएगा, उसमें आपका जितना भी पार्ट्स है सभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि डीसी पे ऑपरेट करता है, ठीक है, डीसी सप्लाई पे ऑपरेट करता है, काम करता है। आइए बात करते हैं हम लोग एसी करंट्स की, ठीक है। एसी करंट क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट हुआ। डीसी क्या हुआ, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो है समय के साथ उसका जो ग्राफ होता है एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है, स्ट्रेट, ये बात याद रखिएगा। मगर इसका जो वैल्यू है, इसका करंट का जो वैल्यू है समय के साथ ऊपर नीचे होता है, जीरो भी होता है, ठीक है।
तो इसका साइकिल्स इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका और भी चीजें हैं, इसमें बहुत कुछ बातें हैं, उसको अच्छे से समझेंगे। साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, ये सब बहुत कुछ है इसमें। तो इन पार्ट्स पे हम लोग जब एसी का जब चैप्टर पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली सिर्फ एसी जब पढ़ेंगे, तो उसमें इन चीजों को मैं बहुत विस्तार रूप से समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही काफी है। देखिए यहाँ भी वही हम लोग क्या किए हैं कि y एक्सिस और x एक्सिस ले लिए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये क्या है, टाइम का इंटरवल है, ओके, टाइम इंटरवल है, समय है। अब देखिए क्या हुआ, ये करंट जो है साइनसोइडल वेव से इस तरह से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाकर के क्या होगा, मैक्सिमम हो गया, जिसको IM कहा जाता है। क्या कहा जाता है, IM, मतलब करंट मैक्सिमम, M फॉर मैक्सिमम और I फॉर करंट, ओके। तो ये पहुंचा पहले यहाँ तक मैक्सिमम में पहुंचा, और फिर वहां से अब डाउन करेगा, डाउन होगा, ठीक है। ये कहाँ आ गया, फिर यहाँ 0 पे आ गया, ये पाई पे क्या आ गया, 0 आ गया। ये वाला वैल्यू पे क्या था, पाई/2 था, पाई/2 पे क्या हुआ, IM मतलब करंट का वैल्यू मैक्सिमम। फिर पाई पे क्या आ गया, देखिए 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो नीचे जाएगा तो इस जगह पे मैक्सिमम होगा, और फिर ऊपर जाएगा तो इस जगह, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये मैक्सिमम, फिर यहाँ पे 0, फिर इस तरह से धीरे 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 बढ़ते 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 मैक्सिमम होता है, और फिर धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, और फिर जो है 0। तो ये इसका नेचर है, ये जो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसी वेव कहते हैं, अल्टरनेटिंग कहते हैं। एक बार देखिए, और इसमें थोड़ा बहुत बता दूं मैं आपको, देखिए और एक बात क्या है इसमें, अल्टरनेटिंग का इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो साइकिल होता है ये प्लस साइकिल कहलाता है, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल, और ये हो जाता है नेगेटिव साइकिल, ये प्लस और ये माइनस। तो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल का कॉम्बिनेशन है, अल्टरनेटिंग टाइप का है, ठीक है। इस टाइप से साइनसोइडल वेव इसको कहा जाता है, तो इसलिए ये इसका नाम क्या पड़ा, अल्टरनेटिंग, ठीक। अब देखिए बात एक सबसे मतलब कि बहुत ज्यादा आप लोग ये चीज सुने भी होंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोग के मन में आता होगा कि कौन सा ज्यादा डेंजरस है, एसी डेंजरस है या फिर डीसी डेंजरस है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें 220 वोल्ट एसी का और 220 वोल्ट डीसी का, तो कौन ज्यादा घातक होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले बताइए। चलिए 5 सेकंड में समझ देता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ज्यादा डेंजरस होगा, एसी और डीसी। 220 वोल्ट में इक्वल वैल्यू ले तो बताइए। चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको, मोर डेंजरस जो होगा वो आपका होगा डीसी सप्लाई, जो होगा डीसी सप्लाई बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्यों, देखिए इसलिए डेंजरस हो सकता है क्योंकि एसी की यदि हम बात करें तो ये इसका क्या होता है कि वैल्यू जो है धीरे धीरे करके बढ़ के मैक्सिमम जाता है, फिर एक पॉइंट पे आके 0 भी होता है, ठीक है, इस जगह क्या हो जाता है, 0 भी हो जाता है, फिर ये देखिए बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जाता है, फिर यहाँ पे 0 आता है। तो ये आपको मौका देता है, अपना वैल्यू 0 कर लेता है, मतलब करंट का वैल्यू क्या हो गया, वहां पे 0 शून्य हो गया, खत्म हो गया उस जगह पे करंट। लेकिन ये साइकिल इतना ही फास्ट होता है कि मतलब ये 0 वाला टर्म भी जो है मतलब छोटा सा पड़ जाता है, मतलब उसका कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आपको चांसेस मिलता है बचने का, क्योंकि ये अपना वैल्यू 0 करता है इन पॉइंट्स पे, ठीक है, इन पॉइंट्स पे अपना वैल्यू 0 कर लेता है, आई का मान कितना हो गया, 0। लेकिन बात करें हम यदि इसमें यदि बात करते हैं तो देखिए ये इसका वैल्यू कहीं ये जो आपका जो करंट का जो ये दिखाया गया है, ये कहीं डाउन नीचे कट नहीं रहा है, इस जगह पे 0 कहीं नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट रह रहा है एकदम। यदि मान लीजिए ये 10 एम्पियर का वैल्यू है, ये वाला एकदम कंटिन्यू 10 एम्पियर आपको मिलेगा। यदि आप छू दिए हैं डीसी सप्लाई को, तो 10 एम्पियर का जो वैल्यू है वो आपके शरीर में कंटिन्यू आपको ये कर रहा है, घात पहुंचा रहा है, ठीक है। तो सोचिए कितना डेंजरस हो सकता है वो, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप अपने आप को रिलीज कर पाइए उस करंट के प्रभाव से। तो समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस ये हो सकता है। तो आप लोग का जो कंफ्यूजन जो था वो मेरे समझ से दूर हो गया कि मोर डेंजरस क्या है, डीसी होता है मोर डेंजरस। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको कहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, इसको कहां से उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसको उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर्स का हेल्प लिया जाता है। अल्टरनेटर जो होता है, ठीक है, अल्टरनेटर जो होता है वो आपका एसी धारा वो प्रोड्यूस करता है, ओके। डीसी मशीन जो हो गया, जैसे डीसी जनरेटर हो गया या फिर बैटरी हो गया, ठीक है, सेल हो गया, ये सब डीसी करंट उत्पन्न करता है। लेकिन अल्टरनेटर या फिर एसी जनरेटर ये सब जो हो गया, ये आपका एसी करंट जनरेट करता है। जो पावर स्टेशन होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर आपका जो है थर्मल पावर प्लांट, ये सब जो प्लांट हो गया, ये सभी जगह क्या होता है, सभी जगह एसी सप्लाई या फिर एसी करंट प्रोड्यूस होता है, ओके।
चलिए अब इसके यूज की बात करें तो डोमेस्टिक अप्लायंसेस में या फिर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में, जैसे कि घर के जो उपकरण होते हैं लगभग जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं डीसी। हमारे घर में जो वोल्ट आता है, हमारे घर में जो करंट आता है वो कौन सा सप्लाई आता है, डीसी थोड़ी ना आता है, क्या आता है, एसी सप्लाई आता है विथ 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो देखिए तो घर के जितने उपकरण है लाइक फैन हो गया, आपका ट्यूब हो गया, आपका एलईडी हो गया, टीवी हो गया, जितने भी फोन वगैरह चार्ज वगैरह करते हैं सभी क्या है, एसी का ही एप्लीकेशन है। ये बात और है कि आपका फोन का जो है चार्ज को कन्वर्ट कर दिया जाता है चार्जर के द्वारा, डीसी में परिवर्तित कर दिया जाता है, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन यूज बात करें यदि हम लोग एसी का, तो लगभग जितने भी चीजों का निर्माण किया जाता है वो एसी को ध्यान में रख के ही किया जाता है, जो कि 220 वोल्ट सप्लाई ले। ओके, आइए इंडस्ट्रियल फील्ड्स में जो कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, जहाँ की आपका जो कारखाना सब है, वहां पे भी जो लेथ मशीन हो गया, ये सब जो ड्रिल मशीन हो गया, चाहे तमाम तरह के बड़ी बड़ी हैवी मशीन जो होती हैं, उन सब में भी एसी का ही उपयोग लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो यूजेज की बात करें तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है एसी का। ठीक है, आइए दूसरी बात हम लोग करें तो जैसे कि आपका ये हम लोग का जो फ्रिज हो गया या फिर ठंडा करने वाला जो भी जैसे आपका बर्फ फैक्ट्री, ये सब जो हो गया, बहुत तरह का चीज है, जितना भी आप देखते हैं आप, जितना भी मतलब कि लाइन से चलने वाला लगभग सभी उपकरण में एसी का ही यूज किया जाता है। आइए अब एसी एक वो वाला एसी मत समझ लीजिएगा कि घर वाला एयर कंडीशनिंग वाला मत समझ लीजिएगा, ये एसी जो है सप्लाई है। ठीक, तो एसी भी जो है एसी का ही सप्लाई लेता है, समझ में आया, मतलब कि एसी एयर कंडीशनिंग को भी क्या चाहिए, एसी ही चाहिए, उसको डीसी नहीं चाहिए। आइए अब हम लोग अच्छे समझते हैं एसी और डीसी के बीच डिफरेंसेस को। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम डील करेंगे, उसके बाद फिर एक छोटा सा और पार्ट रहेगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। तो देखिए आप लोग को ही करना है सारा क्वेश्चन। देखिए एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप बैटरी चार्जिंग में पहले ही बताया, बैटरी चार्ज जो है बैटरी चार्जिंग जैसी काम को आप एसी से नहीं कर पाइएगा, उसको डीसी में पहले आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा एसी को। ठीक है, तभी आप बैटरी चार्ज कर पाइएगा। या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको कि विद्युत लेपन कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, वो काम भी हम लोग डीसी से करते हैं, एसी से नहीं करते। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। सेकंड पॉइंट देखिए, एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा हार्स कम होता है। देखिए जो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, जो आपका पावर प्लांट से जो सब स्टेशन या जो आता है आपका, ठीक है, सब स्टेशन, फिर उसके बाद फिर जो है आपका ग्रिड वगैरह सब जो पहुंचता है, जो आपका सप्लाई जो पहुंचता है, वो एसी धारा होती है। कौन सी धारा होती है, अल्टरनेटिंग धारा होती है। ठीक है, अब उसका क्यों यूज किया जाता है, इसलिए क्योंकि उसको भेजना एक तो सुविधाजनक होता है। ठीक है, आसान होता है उसको भेजना, सप्लाई पहुंच दूर तक ले जाना आसान होता है, और उसमें जो एनर्जी का लॉस भी बहुत कम होता है। ठीक है, एनर्जी का जो लॉस होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। समझ में आया बात। आप लोग देखे होंगे, आपको इस चीज पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। आप पोल जो होता है, पहले क्लास में बताया था कि पोल से जब आप हुक लगा के जब घर में जब पावर लाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा दूर यदि पोल है आप लाइए घर, तो देखिएगा आपका जो बल्ब है ना डिम हो जाएगा, उसका जो चमक है वो कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि यही नजदीक में पोल है, वहां से आप पावर लेके आए हैं, सप्लाई लेके आए हैं, तो क्या देखिएगा कि जो आपका जो वोल्टेज है, जो आपका रोशनी है, वो बहुत ही अच्छा खासा है ना। तो यही चीज है, तो उसी को कहा जाता है ऊर्जा हार्स, एनर्जी लॉस। ठीक, आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट जो पावर स्टेशन या फिर आपका जो पावर प्लांट से जो विद्युत जो उत्पन्न होता है, जो करंट, तो उसको डायरेक्टली आपके घर में भेज दिया जाता है क्या, नहीं, उसको जो है पहले सब स्टेशन में लाया जाता है, वहां पे जो है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसको बहुत ज्यादा हेवी वोल्टेज में उसको तब्दील किया जाता है, 33 के, ठीक है, उससे भी ज्यादा जो है उनको कन्वर्ट करके फिर ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए, जो आपका खेत वगैरह से देखोगे लंबा जो ऊंचा जो ऊपर से जो वायर्स जो पार होता है, उसमें उतना हेवी करंट को दौड़ा करके फिर जो है आपका ग्रिड वगैरह में लाया जाता है। ठीक है, फिर वहां पे फिर स्टेप डाउन किया जाता है वोल्टेज को। ठीक है, स्टेप डाउन करके फिर आपके लोकल में आपको ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है, जहाँ की 11 के आता है, फिर 11 के फिर क्या करता है, उसको और स्टेप डाउन करके 220 के राउंड ला करके आपके घर तक पहुंचता है। तो इतना प्रोसेस है।
तो ऐसे नहीं है, ये पूरा सिस्टम है, ये भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक चैप्टर है, वो भी चैप्टर है आगे आपके बुक सिलेबस में भी है, उन चीजों को भी कीजिएगा, लेकिन बशर्ते कब कीजिएगा, जब साथ रहिएगा तभी तो इसलिए तो कहता हूँ कि साथ रहिए और चीजों को क्लियर करते चलिए, एकदम बेसिक से। और वैसे भी तो आपको पैसा तो लग नहीं रहा है ना, आप फ्री में कर रहे हैं इन चीजों को, फिर क्या जा रहा है, आप लोग का सिंपल सा डाटा है, जनरली आप लोग जो है 1.5 GB 2 GB आप लोग के फोन में होता है, मुश्किल से आपके पास आधा घंटा 1 घंटा का समय तो होगा ही होगा, कोई इतना बिजी नहीं है, आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग को करना भी और क्या है। खैर चलिए, वो लोग वो सब चीज आपकी मतलब ये चीज है, आप लोग को ये चीज बेहतर समझ में आता होगा, मैं क्या इस पे बताऊंगा, कितना बोलूंगा। चलिए आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जो सीरियस बच्चे हैं, जो जो समझते हैं कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस, वो रहेंगे, बने रहेंगे, जब तक मैं इन चीज़ों को आप लोग के लिए लाता रहूं तब तक चलेंगे मेरे साथ। और जिनको जाना है वो तो बहुत बच्चे जा भी चुके होंगे, पता नहीं। चलिए आइए अब हम लोग जो है इस पे अगला पॉइंट देखते हैं। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। मैं बता रहा था ना कि इसका वैल्यू जो है साइनसोइडल होता है, इसका वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो जीरो भी होता है, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जाएगा, फिर घट घट के जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते जो है मैक्सिमम जाएगा, फिर घट के जीरो हो जाता है, ये चीज है। लेकिन इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट, इसका चेंज नहीं होता है समय के साथ। आइए यदि आवृत्ति की बात करें, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होता है, ये अभी इसको आप ध्यान में रख लीजिए, 50 हर्ज होता है। और डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, 0 हर्ज होता है, 0 हर्ज। क्वेश्चन आता है डीसी में फ्रीक्वेंसी बताइए, एकदम मैं आपको लिख के देता हूं, आप जॉब लेने से पहले तक में यदि कंपटीशन देते हैं, ठीक है, 2 3 4 जितना भी देते हैं, उसमें क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, मैं आपको लिख के दे दूंगा, कहीं आप बोलिएगा ये बॉन्ड पेपर। चलिए तो क्या हो गया, डीसी में आपको जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, 0 होगा, याद रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन कह रहे हैं सॉरी, पॉइंट नंबर 5। एक पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान शून्य हो जाता है। देखिए क्यों शून्य होता है बताएं, इसमें समझिए आप बात को, क्योंकि देखिए ये पार्ट क्या है, इस तरह का साइनोसॉइडल वेव होता है, ठीक है, ये साइनोसॉइडल वेव होता है किसका, एसी का। तो ये वाला जितना वैल्यू होगा यहाँ पे, इधर भी क्या हो जाता है, उतना ही होता है, सेम वैल्यू। ओके, इस वजह से इसका जो एवरेज आप निकालिएगा, औसत जब निकालिएगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जितना था ये वाला भी उतना ही था, जब उसको सॉल्व किया तो ये वाला वैल्यू मान लिया जाए कि +2, ठीक है, ये वाला वैल्यू हो गया -2। खत्म हो गया कि नहीं हो गया, जोड़े जब आप तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो यही चीज है यहाँ पे। लेकिन डीसी में जो है मान, डीसी का औसत मान मूल मान के बराबर होता है, ठीक है, मूल मान के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए डीसी यदि 5 वोल्ट है, ठीक, तो उसका औसत भी कितना होगा, 5 ही होगा। छठा पॉइंट देखिए, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित अमीटर एवं वोल्टमीटर से एसी को नहीं नापा जा सकता, ठीक है, नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसमें एसी का मान शून्य ज्ञात होता है। तो देखिए यदि चुंबकीय प्रभाव वाला आपका अमीटर और वोल्टमीटर है, मतलब उसका प्रिंसिपल उस पर बेस्ड है, चुंबकीय प्रभाव पर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पर यदि बेस्ड है अमीटर और वोल्टमीटर, तब आप एसी का वैल्यू नहीं मेजर कर पाइएगा, क्योंकि एसी का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, एसी का मान इसमें शून्य ज्ञात होता है, क्योंकि उसमें वैल्यू ही 0 दिखाएगा, समझ में आया, उसमें 0 वैल्यू दिखाएगा, तो आप मेजर कैसे कीजिएगा, है ना। तो ये बात है। और डीसी में क्या है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित जो एमीटर और वोल्टमीटर है, उससे जो है डीसी का वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। चलिए अब जो है एसी को मापने के लिए तप्त तार या फिर रेड हॉट वायर अमीटर का प्रयोग होता है, जो उसके आरएमएस मान को दर्शाता है। अब देखिए एसी को नापने के लिए, तो जो मैं बता रहा था कि उसे नहीं नाप सकते हैं, तो आखिर किससे नाप सकते हैं, तो होता है रेड हॉट वायर तार का मतलब इस्तेमाल किया जाता है, उस अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक टाइप है, वो थोड़ा आगे इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है, वो छोड़ दीजिए आप। तो किससे हम लोग मेजर कर लेते हैं, रेड हॉट वायर टाइप अमीटर से जो है हम लोग आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका, एसी का। चलिए, और रही बात यदि इसका हम लोग डीसी का बात करें, तो इसमें जो है अमीटर से डीसी भी मापा जा सकता है, जो उसका वास्तविक मान दर्शाता है, ठीक है। रेड हॉट वायर जो है, रेड हॉट वायर अमीटर जो है, उससे आप डीसी का वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, और एसी का तो कर ही सकते हैं। अब देखिए एसी को बैटरी में संचयित नहीं किया जा सकता, मतलब कि आप एसी को बैटरी में आप स्टोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो आपका 8 नंबर पॉइंट है, आप एसी को कभी भी स्टोर नहीं कर पाइएगा बैटरी में, लेकिन डीसी को तो हम लोग स्टोर करते ही हैं बैटरी में, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 देखिए, एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। अब ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो एसी पर ही काम करते हैं, जितने भी आप ट्रांसफार्मर देखते हैं वो सब एसी सप्लाई पर, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। अच्छा, और डीसी में जो है कोई आपका ट्रांसफार्मर का यूज नहीं है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल जो है हम लोग जो करते हैं वो एसी सप्लाई लेकर के करते हैं, लेकिन डीसी में ट्रांसफार्मर का जो है कोई मतलब कि इस्तेमाल ही नहीं होता है, या फिर कहें कि ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई का कोई यूज नहीं है। समझ में आया बात? 10 पॉइंट देखिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर्स, ठीक है, रेक्टिफायर्स का प्रयोग किया जाता है। अब रेक्टिफायर्स क्या होता है, जो आपका इन्वर्टर होता है ना घर में जो आप यूज करते हैं, हाँ, तो इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी से एसी करना। एकदम चीज को समझिएगा, इन्वर्टर का काम है डीसी से एसी में बदलना। जो इन्वर्टर, जैसे कि आप क्या किए, पावर कट हुआ, लाइन कटा, ठीक है, तो आपका बैटरी जो है, बैटरी में कैसा ये वोल्टेज स्टोर होता है, डीसी वोल्टेज स्टोर होता है, ठीक है, डीसी टाइप होता है। तो अभी क्या होगा कि जो भी करंट निकलेगा वो क्या होगा, डीसी टाइप होगा, डायरेक्ट करंट होगा। तो हमारा जितना भी घर में उपकरण सब तो एसी है, तो क्या करता है, ये जो आपका इन्वर्टर होता है वो उसको एसी में चेंज कर देता है, ठीक है। अब रही बात कि रेक्टिफायर्स क्या होता है, तो रेक्टिफायर्स जो है आपका एसी टू डीसी में चेंज कर, जैसे आपका जो मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है, ठीक है, तो चार्जर में क्या लगा हुआ रहेगा, चार्जर में आपका रेक्टिफायर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनको एसी को डीसी में चेंज करता है। और फिर वही डीसी को फिर जब एसी में चेंज करना तो इन्वर्टर्स का यूज किया जाता है। तो सिंपल है। आई होप कि आप लोग को ये चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हीटिंग इफेक्ट, मतलब प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव क्या क्या है, जिसमें कि फर्स्ट क्या है आपका उष्मीय प्रभाव, या फिर हम लोग कहेंगे उसको क्या, हीटिंग इफेक्ट्स। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट्स में जो पहला पॉइंट है कि इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, जब उससे आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, जब उससे आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराइएगा, बहाइएगा, आगे बढ़ेगा जब वो, तो उसमें क्या होगा, एक हीटिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट आएगा, कहने का मतलब क्या है कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। ऊष्मा क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि मैं बताया था, फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जो हम जब इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है, कंडक्टर में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना चालू हो जाता है, ठीक है। तो जो मूव करेगा, जब इधर उधर रैंडम मोशन होगा तो क्या होगा, हीट पैदा तो होगा ही हो ना। तो वही चीज है। आप क्या करते हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, शांति से बैठे हुए हैं, एकदम स्टेबल हैं आप, एकदम निश्चिंत है, तो क्या पसीना गिरता है, शरीर गर्म होता है, नहीं होता है। लेकिन जो ही आप चलना चालू करते हैं, चलना फिरना चालू करते हैं, दौड़ने लगते हैं जब फील्ड पे, ठीक है, या फिर मार्केट जाते हैं, चल के भी जाते हैं, तो देखते होंगे कि थोड़ा सा गर्मी टाइप का महसूस होने लगता है, थोड़ा सा पसीना वगैरह सब आने लगता है। दैट मीन्स व्हाट है, मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि हमारा शरीर जो है थोड़ा हीट हो गया, गर्म हो गया। तो मोशन में आए तभी तो, चलने फिरने लगे तभी तो। उसी तरह से जब वायर में जब आप करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है वायर, तो क्या गर्म होगा, नहीं होगा। लेकिन जब करंट फ्लो कराइएगा तो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना चालू होगा इधर उधर। जब मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि हीट पैदा होगा ही होगा। तो यही चीज है, हीटिंग इफेक्ट्स यही होता है, ठीक है। अब देखिए इसका खोज कौन किया था, तो जूल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसका खोज किया था, और इनके ही नाम पर के जो है आपका वैल्यू भी जो है जूल रख दिया गया। ओके, तो जो हम लोग हीटिंग इफेक्ट से जो एच जो निकालेंगे, आपका उत्पन्न उष्मा जो निकालेंगे, वो किसमें डिनोट होगा, उष्मा किसमें होगा, हीट किसमें हम लोग डिनोट करते हैं, जूल में दिखाते हैं, ठीक है, जूल में। आइए अब इसका देखिए फॉर्मूला है, इसको कैसे निकाला जाता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे I क्या है और H क्या है, H है आपका प्रोड्यूस्ड हीट या फिर उत्पन्न उष्मा, ठीक है, उत्पन्न उष्मा ये हो गया। आई तो मैं बता ही रहा हूं फर्स्ट क्लास से, क्या है, धारा या करंट। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ
कंडक्टर, ठीक है, जिससे आप धारा बहा रहे हैं, जिससे फ्लो करा रहे हैं, प्रवाहित करवा रहे हैं, वही। और टाइम क्या हो जाएगा, ये टी क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, जितना देर तक आप उसको फ्लो करा रहे हैं, जितना देर उसमें करंट जो है दे रहे हैं, उतना देर तक का टाइम, बस वही हो गया। तो इससे, इस फॉर्मूला से हम लोग एच का वैल्यू जो है निकालते हैं, ठीक ना, कितना वैल्यू मतलब ऑफ हीट आपका पैदा हुआ, उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इसमें क्वेश्चंस आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, आप लोग इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए। अलग अलग फॉर्म्स है, तो यहाँ पे देखिए इन्हीं चीजों को लिख दिया गया है बस, ठीक है। ये वाला पार्ट कैसे आया, एच इक्वल टू पी टी कैसे आया, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी, पी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर। तो इस जगह पे जो है क्या रख दिया गया, पी को रख दिया गया, तो पीटी हो गया। तो एच बराबर क्या हो गया, पीटी भी हम लोग कह सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाय आर, वी स्क्वायर टी बाय आर। तो यहाँ पे आई के जगह पे जो है, आई के जगह पे क्या रख दिया गया है, वी बाय आर रख दिया गया है। ओके, इस जगह पे देखिए क्या रख दिया गया है, वी बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर है ना, क्योंकि आई बराबर होता है वी बाय आर होता है। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर दिया है, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यही चीज मैं लिख रहा हूँ। अब पहले से यहाँ पे क्या है, पहले से यहाँ पे क्या है बोलिए, आर और टी भी है, आर और टी इस फॉर्मूले से। ये आर इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, क्या बच जाएगा ऊपर बताइए, बच जाएगा वी स्क्वायर टी बाय आर। तो इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो बेसिक फॉर्मूला है आपका जो इस हीटिंग आपका जो आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो मेन जो फॉर्मूला है आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, ये हो गया। उसके बाद आपका पावर वाला फॉर्मूला है, ठीक है, P इक्वल टू वी आई। अब P इक्वल टू वी आई जो है उसी पे आप क्या कीजिए, V के स्थान पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला डाल दीजिए, या I के स्थान पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला डाल दीजिए, फिर एक नया नया फॉर्मूला दो बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट्स का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें भी क्या कीजिए, ओम्स लॉ का यहाँ पे लगाइए, इसमें लगा दीजिए, एक दो फॉर्मूला आपको नया नया मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक और फॉर्मूला है H इक्वल टू वी आई टी। तो ये सब फॉर्मूला इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में इन चीजों का आपको मिलेगा। जैसे कि आपको बोल देगा कि टी दे देगा, समय दे देगा, ठीक है, करंट दे देगा, वोल्टेज दे देगा, बोलेगा एच बताइए, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा और आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, एक बोर्ड ऑफ यूनिट, ट्रेड यूनिट, ठीक है, BTU जिसको कहा जाता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कितने जूल के बराबर होता है, तो ये होता है 1 BTU इज इक्वल टू, ठीक है, 1 BTU इज इक्वल टू कितना होगा, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, 10 की पावर 5 जूल होता है। चलिए, अब हम लोगों ने जितना भी थ्योरी था उनको देख लिया है, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इस पे फटाफट। तो क्वेश्चंस करने का जो हम लोग का जो तरीका है वो बस यही है कि आप लोग को क्या करना है, मैं क्वेश्चंस पढ़ दूंगा, 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, उसमें आपको जो भी ऑप्शंस होगा उस सही ऑप्शन को विद क्वेश्चन नंबर आप वहां पे लाइव जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप पोस्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारे के पास बुलबुले बन रहे हैं, इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार। कह रहा है कि एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है, उसमें 2 वायर डाल दिया, ठीक है, बिजली का 2 वायर डाल दिया गया। अब क्या हुआ कि दोनों तार के पास जो छोटा छोटा बुलबुला बबल्स निकल रहा है। अब क्या अनुमान लगेगा, वो एसी सप्लाई दिया गया है उसमें, या डीसी दिया गया, या फिर एसी और डीसी दोनों दिया गया। तो ये बताइए, इसका आंसर सभी कोई जो है कमेंट्स में टाइप कीजिए फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, डीसी सप्लाई उसको दिया गया है। ओके, क्यों डीसी सप्लाई, क्योंकि मैं बता रहा था कि जो चांदी पे जो सोना का जो परत चढ़ाया जाता है जिसको कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है, उसमें आप कौन सा सप्लाई देते हैं, उसमें आप डीसी सप्लाई ही देते हैं।
तो क्या होता है, बुलबुला जो निकलता है उस केस में, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के केस में, वो किस तरह का करंट को वो ग्रहण करता है, वो डीसी सप्लाई को। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डीसी। देखिए मैं पढ़ाया था, लेकिन उसका एप्लीकेशन ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यदि आप उन चीजों को बेहतर से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आप कर लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, यह ताप पर निर्भर नहीं करता, उपरोक्त में से कोई उत्तर नहीं है। मतलब कोई उत्तर सही नहीं है। 5 सेकंड का टाइम, जल्दी बनाएंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है रेजिस्टेंस कम कब होगा। रेजिस्टेंस कम तब होगा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो भी बहुत ही अच्छे से होगा, मतलब वो प्योर कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, प्योर कंडक्टर। तो चलिए अब मैं बात कर लूं कि बेस्ट कंडक्टर क्या, किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है एलिमेंट्स में, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें बेस्ट कंडक्टर। तो बेस्ट कंडक्टर किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप लोग को नहीं पता तो आप लोग रिसर्च कीजिए और उसको बताइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन हालांकि मैं करवा चुका हूं, फिर से ये क्वेश्चन है, देखिए फिर भी कीजिए आप। एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दी गई है, अब तार का रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। ओके, एक वायर था इतना बड़ा, उसको क्या किया, खींच करके, कॉपर का वायर था उसको खींच करके 3 टाइम्स बढ़ा दिया। पूछ रहा रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ा, रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आर बराबर क्या होता है लास्ट क्लास में, आर बराबर रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। तो लेंथ को आप इसको बढ़ा दिए, 3 गुना कर दिए, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा 2 गुना है, ठीक है, तो करंट प्रवाहित करने की क्षमता क्या हो जाएगी। क्षमता बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि क्या कह रहा है कि एक वायर है मान लीजिए, उसका जो व्यास है, ठीक है, उसका जो व्यास है इतना है, मतलब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इतना है। ओके, अब इसको क्या किया, अब इसको जो है 2 गुना कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। ओके, इतना बड़ा, तो बोल रहा है करंट कैपेसिटी उसका क्या होगा, क्षमता क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा हैंडल करने का करंट का, या फिर जो है 4 गुना, या फिर घट जाएगा, या 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए सभी कोई, 4 गुना होगा, या फिर बढ़ जाएगा, या फिर घट जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए सभी लोग। देखिए इसका जो आंसर होगा आपका, इसमें आप लोग समझिए, एरिया को क्या किया गया है, एरिया को, ठीक है, एरिया जो होता है, हाँ, वो क्या होता है, ये हम सर्कल का बात करें, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं आप रेडियस क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए, डबल कर दिए, डबल कर दिए, तो मतलब ये आर के जगह पे क्या कर दिया, पहले 1 था, अब 2 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। तो करंट जो वो हैंडल अप कर पाएगा, कितना कर पाएगा, 4 गुना ज्यादा कर पाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स मोर कर पाएगा, ठीक है, ज्यादा कर पाएगा। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। क्या चीज की 4 गुना हो जाएगी, प्रवाहित, करंट प्रवाहित करने की क्षमता जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगी। आई बात समझ में, कैसे इसका लॉजिक कैसे लिए हम, समझ में आ रहा होगा सभी को कि एरिया जो होता है सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस, ठीक है, ये कह रहा है कि व्यास 2 गुना हो गया है, तो कहने का मतलब कि रेडियस जो है आपका, त्रिज्या जो है, त्रिज्या भी क्या हो गया, वो भी 2 गुना हो गया है। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला में क्या बनता है, आर स्क्वायर आता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो ये तो कांस्टेंट, इसको हटा दीजिए, काट दीजिए, लेकिन ये आर स्क्वायर क्या है, आर तो वेरिएबल है, ठीक है, त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पे क्या किया गया है, 2 गुना कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब 4 हो जाएगा तो करंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कहता है कि आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए किरचॉफ्स लॉ का जो है ये क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसको जान लीजिए, किरचॉफ्स लॉ
जो कहता है वही इसका आंसर भी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। कहने का मतलब यदि एक पॉइंट हम लोग ले लिए इस जगह पे और इस जगह से मान लीजिए करंट आ रहा है, देखिए यहाँ करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है, इस पॉइंट पे मिल करके इधर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पूछ रहा है क्या वैल्यू होगा करंट का, तो इस पॉइंट पे जो है आपका बीज गणितीय जो योग होगा, एल्जेब्रिक सम जो होगा, एल्जेब्रिक सम वो क्या होगा, इस जगह पे जीरो होगा, जीरो होगा हमेशा। ये होता है किरचॉफ्स का नियम होता है। ठीक है, तो इसको समझ में आया आप लोग को? तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, एक बिजली के लैंप को 100 वाट 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध बताइए। ठीक है, फिलामेंट का प्रतिरोध बताना है। तो इसमें पहले जो आप लोग का जो फॉर्मूला यूज हुआ है, कौन सा फॉर्मूला होता है? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना, तो क्या करेंगे, आर को ऊपर ले जाएंगे और वी स्क्वायर तो अपने जगह पे है, अब P को नीचे ले आएंगे। ओके, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय पी। आर इक्वल टू हाउ मच, वी स्क्वायर बाय पी। मैं यहां बनाता हूं, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। अब ये नहीं पूछेगा सर कहां से आया फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं सब कुछ बताया हूं, कैसे कैसे फॉर्मूला आप लोग निकालिए, कैसे बनाइए, सारा प्रीवियस क्लास जाकर देखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, V के स्थान पे 200 वोल्ट जो दिया है यहाँ पर रख दीजिए, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब P का मान कितना है, 100 है। सॉल्व कीजिए, जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, यहाँ कितना आएगा गुना करेंगे तो बोलिए 400 ओम। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन गलत है। नहीं, गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी देखिए दे दिया है ये, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग इनमें से कोई नहीं मार देंगे। ठीक है, यहाँ यदि मान लीजिए इनमें से कोई नहीं देकर के कुछ दे देता, 100 दे देता, फिर गलत हो जाता, क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो जाता। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग को देखना है कि कहीं इनमें से तो कोई नहीं, नन ऑफ दिस तो नहीं दे दिया है ना, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आया बात समझ में? अच्छा, आप लोग को ये क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग जिसमें अभी स्टार्ट किया, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है। ठीक है, किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का या द्विक्षणिक संचलन, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन, फिर अनुप्रयुक्त विभव अंतर, फिर प्रयुक्त चालकों का अनुप्रस्थ परिच्छेद। थोड़ा हिंदी जो है ना बहुत ज्यादा टिपिकल टाइप का होता है, और साइंस के लैंग्वेज तो बहुत ज्यादा टिपिकल टाइप का होता है। खैर कोई नहीं, चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा 49 का। तो देखिए, तो क्या मैं बताया था कि जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का या इलेक्ट्रिकल आपका धारा का जब बात होगा, मतलब विद्युत धारा की बात करते हैं, जब करंट का बात करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही तो खेल होता है सारा कुछ, है कि नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी का तो काम होता है सारा कुछ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, कब, जब उसको आप दीजिएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको दीजिएगा, मतलब जब उसमें धारा प्रभावित होगा। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दिशा में सेम सिंगल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। अगर दो प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाए तो तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। दो प्रतिरोध ले लेते हैं, ठीक है, और उसको समानांतर में आप पहले जोड़ दीजिए। लीजिए ये मैंने जोड़ दिया। अब इसका बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, आरपी का वैल्यू होगा कितना होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, या फिर प्रतिरोध पर निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए, सबको कमेंट्स में बताइए। इसका आंसर जो है सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, इक्विवेलेंट जो है कम हो जाता है। दिखाई देता हूं आपको, चलिए इसको हमें बना के दिखा दो। इसको मान लेते हैं हम 4 ओम ले लिए, इसको भी 4 ओम ले लिए, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दैट मीन्स 1/4 अब प्लस 1/4 करिएगा तो क्या होगा 2/4। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 1/2, दैट मीन्स क्या हुआ, ओम का जो वैल्यू आया, रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम आ गया। लिए थे कि लेके चले थे 4, आ गया है 2, दैट मीन्स क्या हो गया
वैल्यू जो है कम हो जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट जो है क्या हो जाता है, कम होता है। यही इसमें था इस क्वेश्चन में। अच्छा, श्रेणी की बात करेंगे तो हाँ, श्रेणी में यदि पूछ दे तो श्रेणी में क्या होता है, हमेशा बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 और 4 लीजिएगा तो 8 हो जाता है इक्विवेलेंट, इसीलिए श्रेणी में हमेशा बढ़ जाता है। आइए, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, क्वेश्चन नंबर 50, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट सेक्शन में सभी को बताइए। तो मैं बताया था विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एरिया मतलब रुका हुआ रहता है ना, उसका जो विद्युत का मतलब जो चार्ज होता है वो क्या होता है, स्टील होता है, रुका हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आपको मैं दिखाया था यहाँ पे, इस तरह से बताया था, ये हो गया संधारित्र का ये आपका सिंबल हो गया, और ये पैरेलल प्लेट में बताया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पूरे इधर होता है प्लस प्लस प्लस, ये होता है माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा क्षेत्र है, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एरिया। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, क्या चीज का वहन करता है बताइए, एक यूनिट ऋणावेश, एक यूनिट घनावेश, एक यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट घनावेश। तो इलेक्ट्रॉन में कितना वैल्यू होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, इसमें कितना वैल्यू होता है बताइए, 1 यूनिट ऋणावेश, मतलब 1, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, -1 EU लिखा जाता है, -1 EU लिखा जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका 1 यूनिट ऋणावेश। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आज, आप लोग पैसेंस से बस सॉल्व करते रहिए। एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलम चार्ज स्टोर करता है, इसकी धारिता बताना है। इसका धारिता सॉल्व करके निकालिए सभी कोई, फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV। तो सभी कोई सॉल्व कर लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, बी आ रहा होगा, तो C = क्या हो जाएगा, Q/V, Q का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे और V का वैल्यू रख दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, सभी को बताइए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, किसका हो जाएगा, ऑप्शन बताइए। 54 का क्या होगा, मैं बताया भी था कि Q का जो वैल्यू होता है, Q = I × T से भी हम लोग लिखते हैं, A का वैल्यू हो जाता है क्या, सॉरी, ये आपका इसका जो मात्रक होता है, करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका आया, चार्ज का आया, आवेश का आया, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा, 54 का ए। चलिए 55 नंबर देखते हैं, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का प्रतिरोध पूछा है। एकदम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, V²/P कर लीजिएगा, तो 200 × 200 / 100 सॉल्व आउट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा 400 ओम। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सही दिया है, उस क्वेश्चन में गलत दिया था, हम लोग का 400 आ रहा था, लेकिन 400 कहीं था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है, और सुचालक के परिपथ पर निर्भर करता है। तो अच्छे सुचालक का जो है, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है, रेजिस्टिविटी पूछा जा रहा है आपसे अच्छे सुचालक का। तो मैं पॉइंट्स बताया था, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस बताया था, तो उस पे जो है इसका आंसर आपका है। तो सभी को आंसर टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर भी करता है, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, तो ये सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, लोग धारा ले जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, चालक अनुनाद में होंगे, दोनों चालक के बीच वोल्टता बढ़ेगी,
चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर बताइए सभी कोई, ऑप्शन बताइए इसका कौन सा होगा। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। ठीक है, चालक क्या करेगा? दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। ओके, क्वेश्चन 58 देखिए, घर में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़े होते हैं। घर में आपका जो बल्ब वगैरह लगा रहता है या फिर जो फैन लगा रहता है वो सब जितने, या फिर घर का जो बोर्ड जो आपको बनाया जाता है, जो वायरिंग किए जाते हैं, वायरिंग वो किस में किया जाता है? कौन सा श्रेणी क्रम रहता है, समानांतर में रहता है, या फिर श्रेणी और समानांतर दोनों में का संयोजन रहता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि पूरे घर का, तो हो सकता है उसमें श्रेणी और समानांतर का भी यूज लिया गया होगा, लेकिन ऐसे जनरली जो होता है आपके जो जैसे स्विच का बात करें, जहाँ की आपका टीवी का स्विच हो, चाहे बल्ब का स्विच हो, चाहे फैन का स्विच हो, चाहे ये सब जितने भी हैं, इन सबको किस में जोड़ा जाता है? समानांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, किस में जोड़ा जाता है? समानांतर के वैल्यूज में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक इसमें हम लोग बल्ब लगा दिए, यहाँ पे इस तरह से एक फैन जोड़ दिए, यहाँ पे टीवी का दे दिए, तो देखिए ये क्या क्यों इस तरह जोड़ा जाता है? ताकि वोल्टेज जो है सभी पे समान रहे, इस वोल्टेज जो है इसको भी उतना ही मिले, लाइक बल्ब को, फैन को भी उतना ही मिले, टीवी को भी उतना ही मिले, वोल्टेज का वैल्यू सबको सेम मिले, इसलिए इस तरह से हम लोग इसको जोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 पे। तो क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, इन सभी के कारण। तो प्रोटॉन में तो कभी पढ़ाया ही नहीं, और धातु के लिए बताए थे क्या? आयन के कारण किसके लिए बताए थे? आयन के कारण बताए थे हम, आपका इलेक्ट्रोलिसिस में जो क्रिया होता है उसमें आयन के कारण बताए थे। ठीक है, मगर धातु के लिए बताए थे हम हमेशा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या था? ऑप्शन नंबर बी था 58 का। आइए क्वेश्चन नंबर 60 छूट गया लगता है, तो ठीक है 61। नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है आपसे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो वैल्यू है ना, ये आपका जो है 100 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है, ये है 5 ओम, ये भी है 5 ओम। अब ये आई का मान पूछ रहा है, करंट का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, कितना गया है करंट। तो आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू V बाय आर होता है, आई इक्वल टू V बाय आर। तो V का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 100 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या? 100 लिख देंगे। और R का वैल्यू बताइए कितना होगा? R तीनों किस में है? श्रेणी क्रम में है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 10 5 15 5 20, तो 100/20 को सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? 5 आएगा, हाँ है ना, 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या गया आपका? ऑप्शन नंबर बी चल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के करंट को निकालते हैं। रेजिस्टेंस भी पूछता है कभी, तो रेजिस्टेंस निकालते हैं या फिर वोल्टेज निकालते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? ठीक है, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है उसको क्या कहते हैं बताइए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। ठीक है, क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ही एक ऐसा गुण है सब्सटेंस का जिसके कारण जो है विद्युत ऊर्जा ताप में परिवर्तित होती है। रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो कि करंट के प्रभाव को, करंट के जो बढ़ रहा है उसको क्या करेगा? रोकेगा। तो जितना रोकेगा उतना क्या होगा? हीट पैदा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप लोग जैसे घर से बाहर निकले, ठीक है, फील्ड गए दौड़ने के लिए, तो घर में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो पूरा शरीर कूल था, लेकिन जैसे दौड़ने लगे तो क्या हो गया? पूरा गर्मी आ गया, हीट आ गया। तो वही चीज है यहाँ पे भी। मगर यदि आप कहीं जा रहे हैं, आपको रोका जा रहा है, ठीक है, आपको जाने नहीं जा रहा, आप खेलने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं, लेकिन घर में जो आपके मम्मी पापा हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि रोक रहे हैं, तो आपको क्या होगा? अंदर अंदर आपको गर्म होइएगा कि नहीं होइएगा? पूरा लगेगा, पूरा एकदम गुस्सा आने लगता है उस तरह से। तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो जब इसको रिस्ट्रिक्ट करता है रेजिस्टेंस, उसको रोकने, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी कारण जब वो करंट फ्लो नहीं हो पाता है, रुकने लगता है, तो क्या होता है? उस जगह में हीट पैदा होने लगता है। तो वही हो गया आपका, किसके कारण होगा? प्रतिरोध के कारण होता है हीटिंग इफेक्ट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव का कारण होता है,
ठीक है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव का क्या कारण होता है बताइए। प्रतिरोध के अंतर, ताप के अंतर, विद्युतीय विभव के अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 63 का क्या होगा बताइए सभी कोई कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ओके, विद्युतीय विभव में अंतर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 64, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रभाव समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। ठीक है, तो चालक के नेटवर्क में धारा का जो करंट का जो प्रभाव है उसको समझने के लिए आप कौन सा नियम का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा किरचॉफ्स का नियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। 65 नंबर देखिए, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा। टेम्परेचर आप यदि बढ़ा दीजिएगा धातु का, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा। ये पिछले क्लास का क्वेश्चन है, बताइए। टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो इसका जो वैल्यू है क्या होगा प्रतिरोध का, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 65 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, किसी व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का इसको ये पता नहीं होगा, इसको आप याद ही रखिए तो बेहतर है। 9 मिली एम्पियर, 9 MA। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध लगभग होता है, कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, आप लोग को शायद ये वाला क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी, 1000 ओम जो होता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए 200 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है, किन्हीं 2 छोरों पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। एक क्वेश्चन को देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। 20 ओम का लिया गया है रेजिस्टेंस और एक ट्रायंगल बना दिया गया है। मान लीजिए ये इस तरह से ट्रायंगल बना दिया। हाँ, अब देखिए 3 हम रेजिस्टेंस ले लिए और एक त्रिभुज बना लिया। अब बोल रहा है किसी 2 छोर ले लीजिए, एक ये छोर और एक ये छोर। अब इन दोनों छोर के बीच जो है पूरा पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस का पूरा कुल मान बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो क्या बताइए, बोल देखिए ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो मेरा वैल्यू है रेजिस्टेंस का, ये वाला 20 ओम और ये 20 ओम, दोनों किस में है, श्रेणी में है। किस में है, श्रेणी में है। तो इन दोनों का वैल्यू कितना होगा, इन दोनों का 20 और 20 40 हो जाएगा। 20 और 20 क्या हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। ओके, मगर 40 ओम के साथ ये वाला जो ओम है 20 ओम किस में है, समानांतर में है ना, समानांतर में। तो इसको हम लोग यदि बनाएंगे, देखिए तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस तरह से। ये हो गया 20 ओम और ये हो गया 40 ओम। इसको सॉल्व कीजिए। अब किस में होगा, ये पैरेलल का केस हो गया। ओके, तो इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1/40 प्लस 1/20। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20 और 40 का एलसीएम तो हो गया आपका 40। ठीक है, इधर वैल्यू हो गया 1, इधर हो गया 2, कितना आ गया 3/40। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 40/3। तो 40/3 देखिए ऑप्शन में होगा, नहीं तो इसको पॉइंट में किया होगा। 40/3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग यदि चाहते हैं तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, यही बनाया गया है सॉल्यूशन। देख लीजिए सॉल्यूशन आपका। ये पहले जो है ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था, ये दोनों रेजिस्टेंस नीचे वाले के साथ किस में है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 हो गया ये वाला वैल्यू ऊपर वाला, नीचे वाला है कितना 20। अब ये दोनों देखिए सही से देखिएगा आप, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल का केस है, समानांतर है। तो 40 और 20 का समानांतर यहाँ पे बनाया है। इसको सॉल्व कीजिएगा जब, तो 1/40 प्लस 1/20, इसका एलसीएम निकालिएगा कॉमन करके 3/40 होगा। लेकिन 1/r का वैल्यू होता है 3/40, तो r का वैल्यू कितना होगा, उल्टा दीजिए तो 40/3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग इस पे जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट तो कहिए क्या, हाँ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आप लोग सभी को करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बस बेसिकली आपको फॉर्मूला यदि पता है तो आप बना दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा इसका सही, इसमें कौन सा गलत है। ओके,
इसमें कौन सा है गलत पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि 3 फार्मूला जो है सही फार्मूला होगा, 1 फार्मूला गलत होगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग को ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ऐसे इसका कहिएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई नहीं। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही है। तो हम लोग जो है फिर अब इस पे 1 क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास मैं करा करके इसको, इस चैप्टर को बाइंड कर दूंगा। और ऐसा मैं आप लोग से क्या बोलते हैं उसको, आशा करता हूं कि ये चीज़ों को आप लोग बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। और यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरा बस यही कहना है आप लोग से कि आप उन चीज़ों को जो टॉपिक्स हैं उनका एक बार बस रिवीजन कर लीजिए। आप वीडियो को जो है फिर से एक बार देख लीजिए, आपको बेहतर रूप से जरूर समझ में आएगा। थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोग के लिए, जो जिनके लिए नया है उनको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही होगी, क्योंकि इंग्लिश का भी टर्म्स है यहाँ पे। हालांकि मैं हिंदी में ही बताया हूँ, लेकिन आपको जानना जरूरी है, वो सब पॉइंट्स, वो सब टर्म्स भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो उम्मीद